मैं यानी रामटेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। आज कक्षा 12वीं की एक कविता है जिनका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। इनके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कविता विशेष तौर पर कवि अगर चाहेंगे, कवि के बारे में अगर हम सोचेंगे तो उसका अल्प सा परिचय हम पहले तो काव्य की जो विशेषता है उस विशेषता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। का सामान्य उद्देश्य कहेंगे, बाद में विशिष्ट उद्देश्य कहेंगे। कवि इस कविता के माध्यम से उनके सामान्य उद्देश्य क्या है वो बताने की मैं कोशिश करूँगा। पहला उद्देश्य दिया गया है, जीवन में आने वाले समस्या को सहर्ष स्वीकार करना। दूसरा उद्देश्य दिया गया है, विचार वैभव अंतर्मन की भावभंगिमा को व्यक्त करना। तीसरा है, अज्ञात प्रिया के प्रति प्रेम प्रकट करना। चौथा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। कवि के स्वाभिमान को प्रकट करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य दिए गए हैं। पहला विशिष्ट उद्देश्य दिया गया है, प्रेयसी के प्रेम को पाकर जीवन आनंद से भर जाना। दूसरा, अज्ञात प्रिया के प्रति असीम प्रेम की भावना व्यक्त करना। तीसरा है, प्रिया के प्रति निरंतर आत्मीयता एवं कोमलता प्रदान करना। चौथा है, प्रिया के अभाव में अमावस की तरह अनुभव करना। पांचवा, जीवन में आने वाले हर सुख दुख को अंतःकरण से स्वीकार करना। अभी कवि है, कवि का थोड़ा अल्प सा परिचय हम देना चाहेंगे इसमें। कवि का परिचय, कवि का जन्म 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचना है चांद का मुँह टेढ़ा है। चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काट का सपना, विपात्र, तह से उठता आदमी। उसके बाद एक कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्या है, एक साहित्य की डायरी। उनको पुरस्कार भी उनका निधन भी 1964 में उनका निधन नई दिल्ली में हो गया है। अभी उनकी कविता देखते हैं। कविता के बारे में जानकारी दी गई है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि अपने अपने जीवन में आने वाले जितने भी अनुभव है, चाहे वह खट्टे हो, चाहे मीठे हो, चाहे सुखद हो, चाहे दुखद क्यों ना हो, जो अनुभव कवि के अपने जीवन में आ गए उन सबको उन्होंने स्वीकार किया है। और यही भाव उनके अंतर्मन का जो अंतर्द्वंद्व है, अंतर्भाव है, उस कविता के माध्यम से अपने कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध है, उन्होंने इस कविता के द्वारा व्यक्त करने की जरूर कोशिश की है। जीवन में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। जो भी जीवन में हमारा जीवन है, जीवन तो केवल सुखों से भरा नहीं है। जीवन में दुख भी आते हैं, समस्या भी आते हैं, अवसाद भी आता है। उन सभी को हमें स्वीकार करना है। वही जानकारी इसमें जो भी है, जिंदगी में जो कुछ भी है उसे स्वीकार करना है। चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, जो भी समस्या आ जाती है उन सभी समस्याओं को स्वीकारना, ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक भाग बन गया है। और वही भाग अपने जीवन में जो आगे उतार चढ़ाव है, चाहे उपलब्धियाँ हो, कुछ अवसाद भी क्यों ना हो, जो हमारे जीवन में है, उन सभी आने वाले जीवन को, खट्टे मीठे अनुभवों को किस तरह से कभी स्वीकार करना चाहिए। अगर हम स्वीकार करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर अवसाद के दिनों में, दुख के दिनों में अगर हम दुखी हो जाते, निराशवादी हो जाते, उस निराशा को, उस दुखवादी विचारधारा को भी हमें स्वीकार करना अति आवश्यक माना गया है। और कवि के वही विचार दिए गए हैं, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष से स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। अभी कवि का इसमें अपने जो प्रिय से, चाहे कभी अज्ञात ऐसे, चाहे वह दिवंगता माँ हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, प्रिया हो सकती है, उनके बारे में अपने अंतर्मन के द्वंद्व को, उनके विचारों को, अपने भावनाओं को कवि ने व्यक्त करने की कोशिश की। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, जो मुझे लगता है वो तुम्हें भी प्यारा था, ताकि पूरी तरह से कभी अपने आप को, अपने प्रिया के प्रति, अपने चाहत के प्रति, अज्ञात ऐसा प्रिया है उसकी, चाहे वह इन पहले हमने कहा था कि दिवंगता माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, प्रिया हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, उनका साथी हो सकती है, उनकी सहचर हो सकती है, उनके बारे में उनके जो मुझे प्यारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, ताकि कभी एक रूप से, कभी पूरे अपने मन से एकरूपता से उन्होंने अपनी प्रिया को स्वीकार किया है। इन्हीं वजह से जो मुझे अच्छा लगता है वो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, प्यारा है, वही भाव इसमें वो कभी की कौन सी बातें प्रिया को प्यारी लगती है, वो चाहने लगती है उनको। तो गरीबी यह, अभी गरीबी का तात्पर्य जो गरीबी है, उस गरीबी के ऊपर कवि की जो गरीबी है उसके ऊपर गर्व है,
कभी उसको गर्व है और उसको भी वो स्वीकार कर लेते। इन्हीं वजह से गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, ये दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव, यह मौलिक है। इसलिए कि जो कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है। हम्म? अभी अंत में कवि ने यही चाहा इसमें कि जो मेरा है, कभी उसके प्रेयसी क्या चाहते हैं, कभी क्या चाहता है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। तो कभी का क्या क्या उसके प्रेयसी को प्यारा है, तो उनको जो गरीबी है, गरीबी के ऊपर भी कभी का जो गर्व है वो उनको प्यारा है। कभी के जो गंभीर अनुभव है, कवि का जो अपना जीवन है, वो जो उन्होंने अनुभव किए हैं, चाहे गंभीर अनुभव का तात्पर्य दिया है, जो उनके जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव है, परिस्थितियाँ है, हालात है, उनको आए हुए अनुभव है, समाज के द्वारा आए हुए अनुभव है, गरीबी के द्वारा आए हुए अनुभव है, उन सभी अनुभव को वो स्वीकार करना चाहते हैं। इन्हीं वजह से ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, अभी कबीर का जो विचार वैभव है, विचारों का वैभव है, या उनके कवि का जो चिंतन मनन है, यह सब कुछ कवि का दृढ़ता भरे विचार है, भीतर की सरिता है। भीतर का सरिता का तात्पर्य विचार रूपी प्रभाव है। सरिता नदी होती है, नदी का एक प्रभाव होता है। भीतर की सरिता, प्यार रूपी जो भावना होती है, भावनाओं की धारा, भावधारा कहेंगे, अभिनव, पूरे नए हैं, सब कुछ मौलिक है। इसलिए कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जागृत वास्तविक है, अपलक है, जो पलक नहीं झपकता, निरंतर है। संवेदन तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है। इन्हीं वजह से कवि यही चाहते हैं इस कविता के आधार पर, जो मेरे पास है, मेरे पास मेरी गरीबी है, मेरे विचार वैभव है, मेरे दृढ़ पक्के इरादे हैं, भीतर की प्यार रूपी सरिता है, भीतर की सरिता, अंतःकरण से उठने वाली वो भावधारा है। जैसे सरिता नदी होता है, लेकिन भावधारा है, भाव की धारा। जैसे नदी की धारा होती है, सरिता नदी होती है, नदी की धारा होती है, भीतर की सरिता, अंतःकरण से उठने वाले भावधारा है, विचार प्रवाह है। उस विचार प्रभाव को, जैसे नदी का प्रवाह होता है, प्रवाह का तात्पर्य धारा होती है, जैसे भीतर की सरिता है, तो भीतर की सरिता भाव प्रवाह है। भाव प्रभाव को भी यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, वास्तविक है, अपलक है, जो निरंतर दिखाई देता है। संवेदन तुम्हारा, जो संवेदना आ जाती है मेरे अंदर, जो विचार पर कभी यही चाहते हैं अपनी प्रिया के प्रति सब कुछ वह समर्पित करने के लिए तैयार है। क्या समर्पित करना चाहता है वह? अपनी जो गरीबी है, गरीबी के ऊपर भी निराशवादी न होती हुआ, गर्व करता हुआ उसको भी वो स्वीकार कर लेते हैं, उसकी प्रिया। उसके बाद गंभीर अनुभव है, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। विचार जो वैभव है, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। दृढ़ता, यह पक्के इरादे है, मजबूत पक्के इरादे है, वह भीतर की सरिता है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ पल पल में हो रहा है, क्षण में जो बदल रहा है, पल पल में जो बदल रहा है, क्षण में जो बदल रहा है, जो जागृत है, जो वास्तविक है, अपलक है, निरंतर दिखाई दे रहा है। संवेदन तुम्हारी प्रति भावना है, उस भावनाओं को भी कभी स्वीकार करना चाहता है। आगे उसके जो इस पंक्ति के जो है, इस पद के जो शब्द है और उस शब्द के आधार पर उसकी विशेषता है, उस विशेषता को और हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। अभी संघर्ष, सहर्षण खुशी के साथ स्वीकारा, मन से मान लिया है। गर्बीली यानी गर्बीली है, अभिमान भरी है। जो गरीबीली, इन्हीं गरीबी को गर्बीली कहा गया। यह गरीब का विशेषण है गर्बीली। तो इन्हें गर्बीली यानी गर्बीली, अभिमान भरी दूसरा शब्द दिया गया। दृढ़ता यानी मजबूती है। गंभीर यानी गहरा है। अभिनव नया है। अपलक यानी निरंतर, जो अपलक यानी हम निरंतर जो देख रहे हैं उनको निरंतर कहा गया है। संवेद यानी अनुभव है, भावना है, प्रेरणा है। इसके आधार पर उसकी जो विशेषता दी गई है, वो 5 विशेषता इसमें अंकित की गई है। गरीबी को अभिमान से स्वीकार करना है। जो गरीबी है, सही में हम जब गरीब रहते हैं तो सही में हमारा अंदर व्यंग आता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं, मैं इतना गरीब क्यों हो, मेरा जन्म गरीब परिवार में क्यों हो गया। हम गरीबों को हर बार कोसते हैं, लेकिन गरीब परिस्थिति है, उसको स्वीकार करना जरूरी है, और कवि ने भी वो स्वीकार किया है। दूसरी विशेषता है, कवि के व्यक्तित्व के निर्माण में अज्ञात प्रिया का योगदान बतलाना है। कवि की जो प्रिया अज्ञात है, और इन्हें ऐसे कहा, पहले इसमें हमने चर्चा की थी कि कवि की जो प्रिया है दिवंगत माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, सहचर हो सकती है, और प्रिया भी हो सकती है। इन्हीं में से अज्ञात ऐसी प्रिया का योगदान या बतलाना है। भीतर की सरिता या रूपक अलंकार का प्रयोग है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अभी इसी पद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, उसके आधार पर भी यह आवश्यक कहा गया है। पहला प्रश्न दिया गया है, कवि अपने जीवन को स्वर से स्वीकार क्यों करता है। दूसरा प्रश्न दिया है, यह काव्य किसे संबोधित है। तीसरा, कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या है।
कवि को अपनी किस मौलिकता पर गर्व है। पांचवा प्रश्न है, कवि अपने प्रिय को किस लिए श्रेय देता है। भीतर की स्थिरता, यह अभिनव का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अभी दूसरा पद भी हम बताने वाले हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हो भर भर फिर आता है। वो सही में अब वो अज्ञात प्रेयसी का रिश्ता क्या है कवि के साथ, और ये जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अगर मान लो क्या रिश्ता है, क्या नाता है, बाहर भी इतना गहरा नाता है और गहरा रिश्ता है उसके साथ जुड़ा हुआ है कि जितना भी उंडेलता हूँ, बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, उतना वो भर भर आता है। फिर अपनी प्रेयसी का, प्रेमिका है, प्रेमी है, प्रेयसिया है, तो उसके प्रति जो कवि के विचार है, जहाँ क्या रिश्ता है मेरा, अपने प्रेयसी के प्रति कवि का क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ बाहर निकालने की, उस रिश्ते को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, उतना वो भर भर फिर आता है। भावधारा है, मन की जो विचारधारा है, भावधारा है, कभी कोशिश करना चाहता है कि मैं उसको बाहर निकाल दूँ, उस रिश्ते को बाहर निकाल दूँ, उस प्यार को बाहर निकाल दूँ, लेकिन जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतने वेग से उसका अंतःकरण अपने प्रिया के प्रति और भर भर फिर आता है। भर भर जो शब्द युग्म शब्दों का प्रयोग किया गया है, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हुआ है। दिल से क्या झरना है, मीठे पानी का, दिल का झरना, सही में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया इसमें। दिल का क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। तो क्या जो दिल का झरना होता है, भाव प्रभाव, विचारधारा है, दिल से उठने वाली विचारधारा है। जैसे झरना ने धारा होती है, झरना होता है, तो झरना है, विचारों का झरना है। जो भावधारा है, भावधारा निरंतर किस तरह से आगे बढ़ रही है। मीठे पानी, जितना भी ऊँडे लो, इतना मीठा भाव इस अंतःकरण से बाहर निकलता है। छल कपट बिल्कुल कतई उसके भाव अंतःकरण से, मन से नहीं निकलता। क्या निकलता है, मीठे पानी का सोता है, सोता ने झरना